24 अप्रैल हमारे इतिहास के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे संविधान के लिए या यूं कहें हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। महत्वपूर्ण तिथि इसलिए है क्योंकि इस तिथि को दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 24 अप्रैल 1973 और दूसरी घटना 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1973 ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती नाम के एक बहुप्रसिद्ध मुकदमे का फैसला आया और उस फैसले ने भारत के संविधान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दूसरी घटना है 24 अप्रैल 1993। इस दिन हमारे संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को पहली बार नोटिफाई किया गया। देखिए, भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये सभी धार्मिक पुस्तकों के ऊपर पवित्र है। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। और यदि आप रूल ऑफ लॉ में यकीन करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस देश की सबसे महान और महत्वपूर्ण पुस्तक एक ही है, वो है भारत का संविधान। वो संविधान जिसके तहत हमारे सारे कानून बनते हैं, वही संविधान जिसके तहत हमारे सारे लोग काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, संसद काम करती है, राज्य विधान मंडल काम करते हैं, मुख्यमंत्री काम करते हैं, प्रधानमंत्री काम करता है। और इसी संविधान के तहत हम सबको वो अधिकार मिले हैं जिनके द्वारा हम आधुनिक किस्म का स्वाधीनता मूलक जिंदगी जीने का सपना देख सकते हैं। इसलिए सबसे महान पुस्तक है भारत का संविधान। और ये हमारा प्यारा संविधान बहुत खतरों में रहा है और उस संविधान के बहुत सारे खतरे ख़त्म हो गए 24 अप्रैल 1973 को, जब केशवानंद भारती केस का फैसला आया। साथ ही हम बात करें पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज हमारे संविधान में डीपीएसपी में लिखा हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ था कि राज्य सरकारें राज्यों में पंचायतों की व्यवस्था, पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करें। अर्थात राज्य सूची में पंचायत राज की एंट्री हुई। जाहिर सी बात है, केंद्र में राज्य सरकारें अपनी शक्तियों को कम क्यों करेंगी, इसलिए उन्होंने पंचायतों को लेकर कभी गंभीर प्रयास किए ही नहीं। राजीव गांधी अपने अंतिम दौर में चाहते थे कि संविधान में संशोधन करके पंचायती राज को संविधान का हिस्सा बना दिया जाए, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने राज्यसभा में जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया उस पर सहमति नहीं बन पाई। उनकी मृत्यु के बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय फिर प्रयास हुआ और 1992 के अंत में दोनों सदनों में पंचायती राज को पास किया गया। फिर 17 राज्यों के विधानमंडलों ने उसे रेक्टिफाई किया, इस पर अपनी सहमति जताई और उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किए और 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करते हुए उस दिन पंचायती राज को भारत में संवैधानिक इकाई बना दिया गया। यही कारण है कि हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इन दोनों घटनाओं में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती ने तय कर दिया कि इस देश में संविधान चलेगा, संविधान के सामने किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। तो आइए इस जटिल मुद्दे को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान के 22 भाग हैं। इनमें से एक है भाग 3 और एक है भाग 4। भाग 3 का संबंध है फंडामेंटल राइट के साथ, यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो राज्य ने नागरिकों को दिए हैं, जिनको सरकार भी नहीं छीन सकती। छीनने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, अन्यथा नहीं छीन सकती। और भाग 4 जो है उसका नाम है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का हिस्सा आता है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का हिस्सा आता है। इस कहानी में एक और भाग बार बार आएगा, वो है भाग 20, जिसमें केवल एक अनुच्छेद है जो है 368। इसका संबंध संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से है। इन तीनों भागों के अंतर संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। जब संविधान बन रहा था तब संविधान सभा में अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। इनमें कुछ सहमतियां थी तो कुछ विरोध थे। कुछ समाजवादी थे जो मानते थे कि धन का वितरण समाज में समानता से होना चाहिए। कुछ उदारवादी थे, लिबरल थे। लिबरल का मतलब जो पूंजीवाद का समर्थक हो, जो मानते हों कि आर्थिक विषमताओं में कोई दिक्कत नहीं है
यदि व्यक्ति ने मेहनत से ज़्यादा पैसे कमाए हो तो वो न्यायोचित है। इन सारी विचारधाराओं में आपसी मतभेद थे। इन सब का दृष्टिकोण संविधान के स्वरूप को लेकर अलग अलग था, लेकिन संविधान सभा ने आपसी खटास को मिटाने के लिए वोटिंग न करने पर सहमति बनाई। जब भी किसी मुद्दे पर विरोध होगा, विरोध का समाधान करने के लिए ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिस पर सारा सदन सहमत हो जाए। बस वोटिंग करने से बचा जाएगा, क्योंकि वोटिंग करने से एक दूसरे के मन में खटास पैदा होती है और विरोधाभास की भावना जागृत होती है। और हुआ भी ऐसा ही। संविधान सभा ने अपने अधिकांश मामलों पर आपसी सहमति द्वारा ही फैसला लिया, कोई वोटिंग का प्रक्रिया नहीं अपनाई। लेकिन इससे हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे संविधान के भीतर बहुत सारे अंतर्विरोध समा गए। आइए इनको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मूल अधिकारों के बहुत सारे अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 ये दोनों सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में हैं तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वह हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीधी उसकी याचिका को सुनेगा और फिर जरूरी आदेश राज्य को देगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में न जाएं। इसके विपरीत डीपीएसपी का संबंध इस बात से है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, राज्य किस तरह से काम करना चाहिए। हम जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में किसान भी शामिल थे, जनजातियां भी शामिल थी, दलित समाज भी शामिल था, अन्य वर्ग भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, बड़े भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, सब शामिल थे। आज़ादी का सपना सबका एक नहीं था, सबका अलग अलग था। किसानों के लिए आज़ादी का मतलब था जमींदारों से आज़ादी। जनजातियों के लिए आज़ादी का मतलब था शहर के लोगों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध आज़ादी। महिलाओं के लिए आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं था कि कुछ लोग संसद में जाकर बैठ जाएं। उनका मतलब था कि महिलाओं को नीति निर्माण में, उनके घर के कामों को गरिमापूर्ण सम्मान मिले और वे भी सामाजिक जीवन का हिस्सा बन सकें। हाँ, तो हम बात करें थे डीपीएसपी की। डीपीएसपी में कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि आय के वितरण में असमानताओं को दूर करें, यानी जहां तक संभव हो सके राज्य में आर्थिक बराबरी हो। इन बातों को लेकर हमारे संविधान में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थे। जैसे कि पहले एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब ये नहीं रहा। मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे लीगल राइट बना दिया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ व 31 में था। ये कहता था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जन, धारण, व्यवन का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31 कहता था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीन नहीं सकते। ऐसा तभी कर सकते हैं जब लोकहित हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष का हित। और साथ ही उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति छीनी गई है कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति देनी होगी। अब बात यह है कि जब एक तरफ संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था और दूसरी तरफ डीपीएसपी में अनुच्छेद 39B और 39C कहते थे कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न वर्गों में, अमीरों व गरीबों के बीच में जितना ज़्यादा आर्थिक बराबरी हो सके उसके लिए राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। अब जरा सोच कर देखिए, एक तरफ संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। इसका मतलब है कि जमींदारों के पास जो संपत्ति है वो भी उनका मूल अधिकार है, अमीरों के पास जो संपत्ति है वो भी उनका मूल अधिकार है। तो जब तक राज्य उनकी संपत्ति से कुछ ले नहीं पाएगा तब तक गरीबों में बांटेगा कैसे? इसका मतलब ये कि डीपीएसपी को लागू करने में जो चीज़ आड़े आ रही थी वो थी मूल अधिकार। अब एक समस्या और देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 व डीपीएसपी में अनुच्छेद 46, जहां अनुच्छेद 15 कहता है कि देश के सभी लोगों को शिक्षा के मामले में या अन्य मामलों में समानता हासिल होंगी, वहीं डीपीएसपी में जो अनुच्छेद 46 है वह कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो SC ST या समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग हैं उनको शैक्षणिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा की जाएगी और उनको विशेष छूट दी जाएगी। अब ज़रा सोच कर देखिए, किसी वर्ग विशेष को छूट और बाकी को क्या? तो कहीं उनके साथ असमानता तो नहीं है? चलो एक और समस्या देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, जिनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। उसे राज्य बाध्य नहीं करेगा। चलो ठीक है, अगर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, लेकिन यह भी तो है कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं जो उसी धर्म के मानने वालों को
बाकी नागरिकों की तुलना में कमज़ोर बना देती हैं। उदाहरण के लिए जो शरीयत एप्लीकेशन लॉ है, जो 1937 और 38 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम आमतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, उसमें यह प्रावधान था कि एक मुस्लिम पुरुष एक समय में 4 विवाह कर सकता है। अब सवाल यह है, धार्मिक कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को 4 विवाह करने की छूट है तथा मूल अधिकार का अनुच्छेद 25 में भी धार्मिक व्यवस्थाओं को सम्मान दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वजह से उस धर्म की महिलाओं के साथ अन्याय होगा, जबकि अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। लेकिन इस हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को अन्य धर्म की महिलाओं की तरह समानता का अधिकार कहाँ से मिला? एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 विवाह करने की अनुमति देता है, साथ ही अनुच्छेद 25 लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की शक्ति देता है, उनका धार्मिक विचारधाराओं का सम्मान करता है। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की स्थापना हो सके। इन बातों से ही समझ में आ गया होगा कि संविधान के आरंभ में ही मूल अधिकार व डीपीएसपी के बीच काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास थे। संविधान लागू होते ही ये विरोधाभास सामने आने लगे, जैसे कि भारत के नीति निर्माताओं ने एक कदम उठाया कि हम आज़ाद होते ही भूमि सुधार करेंगे। भूमि सुधार में कई चीज़ें थी, लेकिन उस समय का मुद्दा था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करेंगे, जिससे किसान सीधा सरकार से जुड़ पाए, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है, बीच में जमींदार नहीं आए। और दूसरा कदम था लैंड सीलिंग करेंगे। सीलिंग का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कितनी ज़मीन रख सकता है, इसका प्रावधान करेंगे। इसके तहत एक क्षेत्र सुनिश्चित करके बाकी की ज़मीन को सरकार एक्वायर करके और उन लोगों को दे देगी जिनके पास खेती के लायक ज़मीन नहीं है। इसके लिए सरकार को प्रस्तावना में उल्लेखित आर्थिक समानता व डीपीएसपी के अनुच्छेद 39B और 39C के तहत आय के समान वितरण को राज्य में स्थापित करना था। एक समस्या और थी, शिक्षा से संबंधित अधिकार को लेकर। प्रारंभिक दौर में कुछ वर्ग विशेष का ही शिक्षा पर आधिपत्य रहा और कुछ वर्गों को शिक्षा में प्राय वंचित ही रखा गया। सरकारें इसका भी समाधान करना चाहती थी। वैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन इसमें राज्यों की भूमिका ज़्यादा रहती है। इसके लिए राज्य सरकारों ने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया। आरंभिक दौर में मद्रास राज्य ने इसके लिए कुछ प्रयास किए। जैसे ही ये प्रयास लागू हुए तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ बहुत सारे मामले आने लगे। मसलन एक केस बहुत फेमस हुआ जिसका नाम था चंपकम दोराई राजन मामला। इस केस में दलील रखी गई, अनुच्छेद 46 के तहत कुछ वर्ग विशेष को शिक्षा में आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 15 के तहत मिले समानता के अधिकार को खारिज कर दिया गया है। ध्यान रहे, मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं जाया जा सकता। जब चंपकम दोराई राजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और डीपीएसपी के मामलों में अनुच्छेद 37 साफ साफ कहता है कि डीपीएसपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 37 के तहत डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों का साथ दिया। अतः मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के शैक्षणिक आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसी प्रकार जब कुछ राज्यों ने भूमि सुधार नियम लागू किए तो कुछ जमींदार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करके राज्य सरकारों ने हमारे संपत्ति के अधिकार को छीन लिया है। ध्यान रहे, उस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के साथ था, लेकिन जो पिछड़े लोग थे उनको आज़ादी के सपने पूरे करने थे जो वहाँ की राज्य सरकारों ने उन्हें दिखाए थे। अतः वे सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। इस कारण राज्यों के मुख्यमंत्री बहुत चिंतित थे। लेकिन एक बात थी, उस समय लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में नेहरू जी की कांग्रेस। नेहरू जी समाजवादी विचारधारा को मानते थे। उनका मानना था कि समाज के वंचित लोगों को भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। इसके लिए नेहरू जी ने एक बड़ा कदम उठाया
1951 में संविधान का पहला संशोधन कर दिया। ध्यान रहे, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 को 31(1) और 31(2) के रूप में लिखा गया है। अनुच्छेद 31(1) कहता है कि राज्य जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो उसे एक विधि पास करनी होगी, वह ऐसे ही नहीं छीनेगा। अनुच्छेद 31(2) कहता है कि इसमें दो बातें हैं। एक, जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीना जाएगा तो केवल लोक हित को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं, जैसे कि सार्वजनिक निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। दूसरी बात ये कि जिस एक्ट के तहत संपत्ति छीनेंगे उसी एक्ट में ये बताना होगा कि उसे कंपनसेशन दिया गया है या नहीं। कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। ध्यान रहे, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति शब्द अनुच्छेद 31(2) में लिखा गया है। नेहरू जी ने अनुच्छेद 31 में दो नए क्लोज जुड़वा दिए, 31A और 31B। 31A में लिखा है कि भूमि सुधार के लिए कोई नियम बनता है तो उसके लिए अनुच्छेद 31 की बाकी मर्यादाएं लागू नहीं होंगी, तथा अनुच्छेद B में उन्होंने एक नई अनुसूची बनाई, अनुसूची 9, और इसमें लिखा गया कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट इस पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि ये मामले सामाजिक उत्थान और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही एक दूसरा काम और किया गया। अनुच्छेद 15 में एक क्लोज और जुड़वा दिया गया, जिसे हम 15 के भाग 4 के रूप में जानते हैं, जिसमें लिखा गया कि यदि राज्य SC, ST या अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है तो वह उचित है। अब लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर आया 1951 में एक और मामला, शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ। इससे आगे की घटनाक्रम को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।